एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत विद्युत पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब, जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जब हम वैद्युत क्षेत्र कोई ऐसा हो, जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र हम तभी बोलेंगे जब वैद्युत बल रेखाएं समांतर हों और समान दूरी पर हों। ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र। यदि यही रेखाएं कहीं पास पास हों और फिर कहीं दूर दूर हों, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब जब वैद्युत बल रेखाएं क्या समांतर हो, समान दूरी पर हो। देखो इनकी दूरी समान है, ये दूरी समान है, ये दूरी। जब अगर ऐसा कहीं वैद्युत रेखा में देखने को मिले, इसको हम क्या बोलेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र। हमें क्या करना है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रखना है? वैद्युत द्विध्रुव अगर रखते हैं उसमें कितना बलयुग्म कार्य करता है हमें वही निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर इसका बना लेते हैं। फिगर बना लीजिए इसका। ये एक समान है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ जो वैद्युत बल रेखाएं क्या है, सब समान दूरी पर हैं, इसलिए इसका हम क्या नाम लेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको हम दर्शाते किससे हैं? वैद्युत क्षेत्र को नहीं, सॉरी, ई से। एक समान वैद्युत क्षेत्र को ई से। अब इसमें हमें क्या रखना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब जिसमें एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, यानी एक यहाँ हम रखेंगे धन आवेश और इससे कुछ दूरी पर एक हम रखेंगे ऋण आवेश। और यह वैद्युत द्विध्रुव हम ऐसा रखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में ताकि वह वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाए, किसी एंगल पर रखेंगे। ठीक है ना? अब एक चीज और समझो। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर यह धन आवेश है इस पे बल लगेगा, यह ऋण आवेश है इस पे भी बल लगेगा। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण किस दिशा में बल लगता है? बताइए। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में बल किस दिशा में लगता है? याद है? भूल गया तो? धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में जब हम किसी आवेश को रखते हैं तो धन आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र द्वारा बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋण आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। देखिए ये बल किधर लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र के साथ। किधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उधर बल लगा, इसको हम लिखेंगे यह। और इसके विपरीत दिशा में बल लगा, इसलिए इधर। तो ये याद कर लो कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा किसी धन आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋण आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के कारण उसके विपरीत दिशा में लगता है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये है, अब हम लोग ये देख रहे हैं इसकी जो ये क्रिया रेखा है भाई, यह इस दिशा में बल लगा रहा है, यह इस दिशा में। अगर मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, अगर एक बल इधर लगे और एक बल इधर, ये क्या करेगा? इसको घुमाने की कोशिश करेगा कि नहीं? इसको घुमाने की कोशिश करेगा। तो अगर जब कोई बल किसी वस्तु को घुमाकर अपने पुनः अवस्था में लाने की कोशिश करे, ऐसे बल का नाम होता है प्रत्यानयन बल। क्या होता है? प्रत्यानयन बल। इसको हम लोग लिखते हैं प्रत्यानयन बल। कोई भी वस्तु, जैसे अगर हम लोग कोई एक स्प्रिंग लें, अगर हम लोग स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है? वो पुनः अपने अवस्था में आने की कोशिश करता है। तो हमको भी एक बल का अनुभव होता है। जैसे कोई स्प्रिंग ले, अगर उसको हम दबाएं तो क्या होता है? वो फिर अपने पुनः अवस्था में आने की कोशिश करता है। यानी कोई भी वस्तु अगर अपने संतुलन की अवस्था में आने की कोशिश करे, वह जो बल लगता है उस बल का नाम क्या होता है?
प्रत्यानयन बल। वैसे ही अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, अगर इस पर इधर बल लगे, इस पर इधर बल लगे, ये क्या करेगा, ये घूमकर अपने पुनः अवस्था में आने की कोशिश करेगा। क्या होगा, इस बल का नाम हम देंगे प्रत्यानयन बल। तो कोई भी चीज हो या संतुलन की अवस्था में, और हम लोग अभी एक चीज यहाँ सिद्ध करेंगे कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर रखते हैं, समांतर मतलब ये जो कोण का मान हो 0 हो, समांतर ऐसे होना चाहिए। जब समांतर रखते हैं तो इस पर कोई बल नहीं लगता, तो यह अपने संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। संतुलन की अवस्था का मतलब कि कोई वस्तु किसी वैद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर बल का अनुभव न हो। ठीक है, तो ये जो बल लगते हैं, ये बल यही काम करते हैं कि किसी वस्तु को उसकी संतुलित अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं। इस बल का क्या नाम होता है, प्रत्यानयन बल कहते हैं। आगे समझ में। अब यहाँ जो बल लगेगा, ये बल किसके बराबर होगा, यह जो बल लगा यह बल किसके बराबर होगा। हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, क्या था, E बराबर F अपान Q नॉट, यही था ना, E बराबर F अपान Q नॉट। अब हमें यह देखना है, यहाँ आवेश प्लस है, बल F है, तो F का मान हमें कितना आएगा, वैद्युत क्षेत्र और आवेश, यानी यहाँ से हम निकाल लेंगे F बराबर E इंटू Q। इसके कारण प्लस आवेश के कारण इस पे जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल होगा, F बराबर E इंटू Q, प्लस आवेश वैद्युत क्षेत्र पर प्लस आवेश पर जो बल लगेगा F बराबर Q इंटू E के बराबर लगेगा, लगेगा कि नहीं। और वही चीज अगर माइनस आवेश पर हम बल देखें, इस पर इस दिशा में बल लग रहा है और किस पे लग रहा है, माइनस आवेश पर, इस पे बल कितना होगा, F बराबर माइनस Q इंटू E। भाई यहाँ देख लो, E बराबर क्या है, F अपान Q नॉट, तो यहाँ से F का मान क्या आएगा, F का मान आएगा F बराबर E इंटू Q नॉट, होगा ना। अगर हम केवल धन आवेश के कारण ले, यहाँ Q नॉट का स्थान क्या हो जाएगा, धन आवेश, और ऋण इसके स्थान पे ऋण आवेश, यानी जो वैद्युत क्षेत्र इस आवेश पर जितना बल लगाएगा उसका मान होगा F बराबर Q इंटू E, और ऋण आवेश पर जो बल लगेगा इसका नाम होगा माइनस Q इंटू E। ठीक, अब ये दोनों बल क्या करेंगे, अगर इस पे बल इधर लग रहा है, इस पे बल इधर, ये क्या करेंगे, इसको घुमाकर ऐसे लाने की कोशिश करेंगे। समांतर क्यों लाएंगे, ताकि यह संतुलित हो जाए। जब संतुलित हो जाएगा तो इस पे बल का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब हमें इसी को सिद्ध करना है, ठीक है ना। पहले इस फिगर को आप लोग बना लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। कहीं दिक्कत हो पूछ लेना। एक चीज और यहाँ कर लेना, इनके बीच दूरी क्या होगी, कितनी होगी, 2l के बराबर ना, कितनी होगी 2l। जल्दी बना लीजिए। हो गया, ये क्रिया रेखा मत भूलना, इसको जरूर बनाना, इसे डाट कर लो, इसको आगे बढ़ा दो, इसको ऐसे कर लो। हो गया, बोले हो गया। लिखिए इसमें, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को
एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं तो, किसी कोण मतलब वो एंगल कुछ भी हो सकता है, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर, थीटा मान लिया। ठीक, किसी कोण पर रखते हैं तो हो गया, उसके दोनों आवेशों पर बराबर व विपरीत दिशाओं में, उसके दोनों आवेशों पर बराबर व विपरीत दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करते हैं। दोनों दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करते हैं। ठीक है ना। देखो कोई एक वैद्युत द्विध्रुव था, इसको हमने कितने एंगल पर रखा है, इसको हमने थीटा मान लिया। इस वैद्युत द्विध्रुव ये जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, इनके बीच का कोण थीटा है। अब यह धन आवेश, यह ऋण आवेश, धन आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋण आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। हमने इतना लिखवाया। आगे लिखिए, समझते रहो लिखते रहो। आगे लिखो, इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। हाँ आगे लिखिए, इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं, अतः यह मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। अतः यह मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। अच्छा, बलयुग्म का आघूर्ण कभी आप लोग सुने हैं इसका नाम? जैसे हमने बोला यहाँ दो बल कार्य करें, एक बल इस दिशा में, एक बल इस दिशा में, दोनों क्रिया रेखा अलग है, इसकी क्रिया रेखा अलग है, इसकी क्रिया रेखा अलग है। इसका क्या मतलब होता है? ऐसे समझो, जैसे अगर हम कोई एक वस्तु ले लें, मान ले रहे हैं ये कोई हमारा एक वस्तु है, अगर इस पर एक बल इस दिशा में कार्य करें और एक बल यहाँ कार्य करें, इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है, क्योंकि ये जो बल लग रहा है इसको पीछे बढ़ाने पर, भाई कोई जो बल लगता है उसको पीछे बढ़ाते हैं तो वही उसकी क्रिया रेखा कहलाती है। यह बल लग रहा है, इसको पीछे बढ़ाते हैं, इसकी एक क्रिया रेखा ये हो गई, इसकी क्रिया रेखा ये। अब ये बताइए, अगर कोई वस्तु है, बल एक इधर लग रहा है, ये बल इधर, ये क्या करेगा? इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। अगर इसी वस्तु पर ऐसे बल लग जाए कि एक बल यहाँ लगे इधर और सेम दिशा में एक बल यहाँ लग जाए, मतलब उसके विपरीत दिशा में, क्या इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, एक ही है? अब एक ही है, क्योंकि अगर इसको खींचेंगे ये भी इसी पाएगा, इसको करेंगे तो ये भी इसी पाएगा। अब अगर इनकी जब क्रिया रेखा एक ही है, क्या ये अब घुमाने की कोशिश करेगा? नहीं भाई। अगर किसी एक वस्तु पर एक ही स्थान पे समान बल के समान दो बल लगाएं, यह वस्तु तब घूमने की कोशिश करेगा? नहीं, ये वस्तु न तो इधर जाएगा न तो इधर ही, वो स्थिर रहेगा। लेकिन अगर इसी वस्तु पे हम एक बल इधर लगाएं, एक बल इधर, जब इन बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होती है तो वह उस वस्तु को घुमाने की कोशिश करता है। इसी को हम कहते हैं बलयुग्म का आघूर्ण। आई बात समझ में? वही हमने बोला, एक बल अगर इधर लग रहा है, एक बल इधर, इनकी क्रिया रेखा क्या है? अलग अलग, तो ये इनको घुमाने की कोशिश करेगा। और कब तक घुमाएगा? जब तक यह वस्तु अपने संतुलित की अवस्था में ना आ जाए। संतुलन मतलब अधिक से अधिक, जब तक उस पर इस बल का मान शून्य न हो जाए। और इस बल का मान शून्य कब होगा? जब कोई वैद्युत द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र में उसके समांतर हो जाए। ठीक है ना। आगे लिखिए, कहाँ तक हुआ है? निर्माण करते हैं। आगे लिखिए, यह बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर
वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित, संरेखित मतलब उसके दिशा में समांतर, उसी रेखा में करना संरेखित कहलाता है, ठीक ना। संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है, प्रवृत्ति रखता है। अतः इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। अतः इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। देखो अभी हम लोग केवल इस फिगर के बारे में सब लिख रहे हैं। अब जो बल इस वस्तु को घुमाकर इसके समांतर लाने की कोशिश करेगा, उस बल का नाम हम क्या देंगे? प्रत्यानयन बल। बल तो ये लग रहे हैं, लेकिन ये बल करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? ये बल करने क्या कोशिश कर रहे हैं? इस वस्तु को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में संरेखित करने की कोशिश कर रहे हैं। संरेखित मतलब वो संतुलन की अवस्था में आ जाए। इस बल का क्या नाम होगा? प्रत्यानयन। कोई भी बल, कोई भी वस्तु अगर अपने प्रारंभिक अवस्था में यानी संतुलन की अवस्था में आना चाहता है, तो वह जो बल लगाता है उस बल का नाम हम क्या देते हैं? अच्छा, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं भाई? कहीं एक स्थान पर संतुलित होने के लिए, अस्थायी होने के लिए ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो अपना पूरा बल लगा रहे हैं, पूरा पावर लगा रहे हैं कि हम कहीं अस्थायी हो जाएं। वही चीज यहाँ है। यह भी वस्तु अपनी ये संतुलित अवस्था में आने की कोशिश करता है। वो जो बल लगता है उसी बल को हम क्या नाम देते हैं? प्रत्यानयन बल। आइए समझ में, आगे लिखिए। अब आगे लिखिए। अब इसके बारे में सब हो गया। उसके नीचे लिखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, इसका नाम A कर लो, इसका नाम B कर लो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, A और B, AB समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, अब वही आगे हम लोग पुराने वाले थे, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों -q तथा +q, -q तथा +q से मिलकर बना है। दो बिंदु आवेशों -q तथा +q से मिलकर बना है। ठीक है ना। इनका क्या है? परिमाण समान है, लेकिन प्रकृति क्या है? विपरीत। ये धन आवेश और यह ऋण आवेश। ठीक, आगे लिखिए। मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी, तथा इनके बीच की दूरी कितना है? 2l। तथा इनके बीच की दूरी 2l है। ठीक। वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर लगा देना। E लिख के उसके ऊपर वेक्टर लगा देना। वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर या वेक्टर E में इस प्रकार रखा गया है कि, में इस प्रकार रखा गया है कि, इस प्रकार रखा गया है कि द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग किससे दर्शाते हैं? P से। किससे? P से। वहाँ P लिख ऊपर वेक्टर, क्योंकि ये एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। ठीक है ना। द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है।
थीटा कोण बनाता है। ठीक है ना। देखो वही चीज हमने बोला कि समझो फिर देखो, समान परिमाण एवं दो विपरीत प्रकृति के आवेश किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। हमने बस इतना बोला, ठीक ना। देखो फिर समझो, समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश, यह द्विध्रुव इस वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में कितने कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर। अब यह इसमें बल लगाएगा ना। अब उसके आगे लिखिए वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q पर, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q पर, आवेश प्लस Q पर कार्यरत वैद्युत बल कितना होगा बताइए। हमने कितना लिखा है, कार्यरत वैद्युत बल F1 लिखो, वेक्टर लगा दो। क्यों? क्योंकि ये जो बल है इसकी दिशा किधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। बल एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि, इसलिए F1 हमने माना। इस पे बल कितना लग रहा है, Q इंटू E। इसकी दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र, यहां लिख दो। इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है ना। प्लस Q आवेश पर बल किधर लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये लिख लीजिए आप लोग। हाँ, F1 बराबर QE, इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब माइनस Q आवेश पर बल किधर लग रहा है, तो वहां हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखिए, माइनस Q आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल, माइनस Q आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल, माइनस Q आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल कितना होगा, वेक्टर F2 बराबर Q डॉट E। हमने लिख दिया माइनस Q आवेश पर, यहाँ चिन्ह नहीं लेंगे। माइनस Q आवेश जो बल लगेगा वो क्या होगा, Q इंटू E। ठीक, इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र दिशा के विपरीत, यहाँ लिख लीजिए। इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। ठीक है, हो गया। उसके नीचे लिखे अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत वैद्युत कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण ये किसके बराबर होता है, इसको लिखेंगे टाउ बराबर, इसका नाम होता है टाउ। क्या नाम होता है, टाउ। बलयुग्म के आघूर्ण को हम लोग टाउ से दर्शाते हैं। टाउ बराबर एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण मतलब दोनों बल में से किसी एक बल का परिमाण और गुणे इनके बीच की
इनके बीच की लंबवत दूरी। कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। अब बताइए इनके बीच लंबवत दूरी कितनी है? इन दोनों आवेशों के बीच थोड़ा समझो, ये लंबवत दूरी नहीं है। लंबवत दूरी हमें ऐसे चाहिए, ऐसे, ये दूरी हमें चाहिए। अब ये दूरी निकलेगा कैसे? यह दूरी कैसे निकलेगा? अगर यह थीटा है तो हम यहां लगा देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। हमें लंब का मान चाहिए और हमें कर्ण का मान पता है। हमें भाई यही चाहिए ना। ये क्या है हमारा? ये कोण के ठीक सामने क्या होता है? लंब होता है। हमें यही मान चाहिए। हम यहाँ कौन सा एंगल लगाएंगे? साइन थीटा। अगर हम यहाँ ऐसे लगाते हैं, ये ले लो चलिए, अगर हम लिखते साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसका कुछ नाम दे दो, मान लेते हैं ये O है। O है, ठीक। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसका क्या नाम है? OB बटे कर्ण का AB। हमें OB का मान चाहिए, AB का मान हमें पता है, हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर OB हमें ज्ञात करना है। AB का मान 2l। कितना है भाई? 2l है ना? yes, हमें यही ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमें नहीं पता है तो हमने लिखा OB बटे कर्ण का मान 2l। तो OB का मान कितना आया? OB बराबर 2l साइन थीटा। ये हमारा आ गया लंबवत दूरी। अब उठा को हम पुट कर दो इसमें, इस वाले में। एक बल का परिमाण यानी दोनों बलों में से किसी एक बल का हम मान लेंगे, वो कितना है? E इंटू क्यू गुणे लंबवत दूरी कितनी आई? 2l इंटू साइन थीटा। 2l इंटू साइन थीटा। एक चीज और हम लोग जानते हैं, अगर हम इसका गुणा करते क्या हो जाएगा? E क्यू 2l साइन थीटा। ध्यान से देख लो भाई, E क्यू इंटू 2l साइन थीटा हो गया। Q इंटू 2l का मान कुछ होता है। कल हम लोगों ने अध्ययन किया था Q इंटू 2l बराबर क्या होता है? P के बराबर। भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l। यानी हम यहाँ लिख देंगे कि E P साइन थीटा, चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2l। ये हमारा आ गया टाउ बराबर। यही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था कि अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, उस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल कार्य करता है। वो बल कितना आया? टाउ बराबर EP साइन थीटा। ठीक है ना? अब यहाँ हमें अच्छा पहले इतना करो, इसमें 2-3 स्थितियां हैं, इसको जल्दी से कर लो आप लोग। पीछे करें क्या? अभी छूटा है, हो गया पीछे वाला सब हो गया ना? देखो हमने एक बल का परिमाण ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है परिमाण में समान है, केवल प्रकृति में अलग अलग है, तो उससे हमसे नहीं मतलब है। हमें परिमाण लेना है और जब वैद्युत क्षेत्र का मान समान है तो दोनों आवेश पर बल समान लगे, इसलिए दोनों आवेश में हमने किसी एक आवेश को लिया ना भाई। क्यों हमने केवल एक बल का लिया? क्योंकि दोनों आवेश का परिमाण समान है। जब परिमाण समान है तो बल समान लग रहे हैं, तो वो बल समान हो, दो में से किसी एक को हम ले लेंगे। एक बल लिया और इनके बीच की लंबवत दूरी ये हम, अच्छा ये जो लंबवत दूरी हमने निकाला ये समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत हो पूछ लेना भाई, हमें ये लंबवत दूरी चाहिए। तुम लोग ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ काश नहीं लगाएं। हाँ बोलो क्या दिक्कत है? बोलो क्या दिक्कत है? आधार, हाँ लंब नहीं होता, लंब वो होता है थीटा के। देखो किसी भी त्रिभुज में, आप लोग ध्यान से देख लीजिए भाई, ऐसे समझो। देखो किसी भी त्रिभुज में
मान लेते हैं ये त्रिभुज है, अगर यह कोण थीटा देगा तो थीटा के ठीक सामने लंब होता है, अगर यह कोण थीटा दे दे तो इसके ठीक सामने यह लंब हो जाएगा। तो यहाँ कोण कौन सा है, देखो थीटा के ठीक सामने लंब होता है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें यह थीटा है ना, इसके ठीक सामने यह लंब होगा। अब तुम लोग कहोगे क्यों हमने काश नहीं लगाया, भाई काश में क्या होता है, काश में आधार बटे कर्ण होता है, क्या हमें आधार का मान चाहिए, हमें लंब का मान चाहिए, इसलिए हमने क्या लगाया साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, इसलिए हमने साइन थीटा लगाया। बुझाइल हो गया ना। अब इसको ये कर लीजिए आप लोग, ये कर लीजिए, हो गया। और यहाँ ये Q × 2L बराबर P ये हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, ये वैद्युत आघूर्ण होता है। अब एक चीज हमें यहाँ और करना है, आप लोगों को हमने परसों बताया था, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, वरना भूलना तो लाजमी है, अच्छा है भूल जाए तो। देखो अच्छा वो भी अच्छा है, अच्छी है, देखो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर हमने लिखा था माड वेक्टर माड ऑफ A माड ऑफ B cos थीटा, याद है भूल गए हो, यानी इसको हम लिख सकते हैं AB cos थीटा। देखिए भाई फिर से देख लीजिए आप लोग, अच्छा ऐसे याद कर लो, याद कर लो तुम लोग, अगर वेक्टर A डॉट वेक्टर B कहीं लिखा होगा तो हम लिख सकते हैं AB cos थीटा, क्या लिख सकते हैं AB cos थीटा। अच्छा याद था, तुम लोग नहीं अध्ययन किए तो क्या कर सकते हैं। और अगर कहीं लिखा हो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, देखो ध्यान सुनना, यह डॉट प्रोडक्ट है, यह एक अदिश राशि होती है स्केलर, और यह क्रॉस यह एक सदिश राशि होती है। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को हम लोग लिखते हैं AB sin थीटा, क्या लिखते हैं AB sin थीटा। अब यहाँ देखिए EP sin थीटा है, क्या है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस नियम से बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B है, फिर उसको तोड़ेंगे हम फिर AB sin के हिसाब से, यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे टाउ बराबर वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B। बोलिए कर लीजिए इसको, बस पूरा हो गया, नहीं ये समझा रहे थे कि ये ऐसा होता है, ये याद कर लो। अगर कहीं डॉट लगा मिले, डॉट का मतलब होता है cos थीटा, कहीं क्रॉस लगा मिले उसका मतलब होता है sin थीटा। ये तुम लोग रट लो भाई, जब नहीं पढ़े तो क्या कर सकते हैं, कितना बताएंगे अब तुम लोगों को, यहाँ सिलेबस पढ़ाएं कि 11 वाला सब पढ़ाएं, इसलिए इसको रट लो, डॉट लगेगा cos आएगा, क्रॉस लगेगा तो sin आएगा, याद कर लो। हो गया, इसमें एक लाइन इसके बाद थोड़ा लिख लीजिए, एक बस हो जाएगा, बस आखिरी लिख लीजिए, बल आघूर्ण, ये थोड़ा शांत रहो लिखो, बल आघूर्ण टाउ की दिशा, बल आघूर्ण टाउ की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र, दोनों के लंबवत होती है, दोनों के लंबवत होती है, दोनों के लंबवत होती है, जिसकी दिशा दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से, जिसकी दिशा दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से ज्ञात की जाती है, पेंच स्क्रू वाला पेंच, जिसकी दिशा दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से, आप लोग कक्षा 10 में ये नियम पढ़े होंगे, दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से ज्ञात की जाती है। हो गया।
यानी ये जो हमारा इसकी दिशा होती है टाउ की, ये किधर होती है? चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत। अब वो लंबवत अंदर भी हो सकता है, लंबवत बाहर, जैसे ये लंबवत अंदर या लंबवत बाहर। इसको ज्ञात कैसे करते हैं? दक्षिणावर्ती पेच के नियम से। ये क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, या आप लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं, याद हो अच्छी बात है, अन्यथा हम लोग आगे आएगा अध्ययन करने के लिए। ठीक है ना, खत्म हो गया। इसमें अभी कुछ विशेष स्थितियाँ रह गई हैं।